आज जो हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर का पार्ट लेकर आ रहे हैं उसका नाम बेसिकली कोनिक सेक्शन इन कॉम्प्लेक्स नंबर। फिक्स्ड लाइन होगी, एक फिक्स्ड पॉइंट होगा और हमसे कहेगा कि आप उस पॉइंट का लोकस बताएं जिसकी एक फिक्स्ड पॉइंट जिसका नाम है फोकस से डिस्टेंस और जिसकी एक फिक्स्ड लाइन जिसका नाम है डायरेक्ट्रिक्स से डिस्टेंस का रेशियो हमेशा कांस्टेंट रहे। ये एक कर्व है C1, ये कर्व है C2, तो कहता है C1 का C2 के रिस्पेक्ट में रिफ्लेक्शन बताओ। मतलब अगर मैं इसको मिरर मान लेता हूं तो इसका रिफ्लेक्शन कैसे बनेगा। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं? एक बार फिर से आपका स्वागत है पेन किलर सीरीज में। एक एक दिन जाता जा रहा है, धीरे धीरे एग्जाम जो है वो लगातार पास आता जा रहा है। आज की डेट अगर मैं बोलूं तो आज हम लोग 20 नवंबर पर बैठे हुए हैं। इसका मतलब आज से अगर मैं काउंटिंग करूं तो एग्जैक्टली 2 महीने अपने पास हैं। ठीक, जितने भी सीरियस स्टूडेंट होते हैं उनका अभी तक सिलेबस तो बोलो फुल स्टॉप लग चुका होता है और इस समय वो केवल प्रैक्टिस 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 पर कंसंट्रेट कर रहे होते हैं। तो रिवीजन का एक तरीका होता है, वो भी आपके सामने शेयर कर देता हूं। आप जिस भी प्लेटफॉर्म पे पढ़ रहे हैं आपको उसका एक मटेरियल मिला था। आपने उस मटेरियल को जब आप वो चैप्टर पढ़ रहे थे तब आपने उसको सॉल्व किया था। उस समय जो आपके डाउट्स रहे होंगे, अगर आपने सिंसियरली पढ़ाई की है तो उन सारे डाउट्स पर स्टार लगा होगा। तो समय आ गया है कि अब आप रिवीजन में उन स्टार क्वेश्चंस को करते चले जाएं और अगर उसमें भी कोई फंसता है तो उस पर एक डबल स्टार लगा लें। ठीक है, तो ये जनरल बातें जो हैं वो आप लोगों के साथ हम लोग शेयर करते रहेंगे। तो हम लोग जिस पैकेज को इस समय लेके चल रहे हैं वो है कॉम्प्लेक्स नंबर। वैसे तो इसमें मैंने टोटल 3 लेक्चर सोचे थे, लेकिन लास्ट टर्न पे जब हम थ्योरी कंटेंट पढ़ रहे थे तो उसमें समय लग गया था। तो मैंने आपसे कहा था कि मैं इस पर एक लेक्चर जो है वो और बढ़ाऊंगा। तो थर्ड लेक्चर जो आ रहा है इसको आप इनडायरेक्टली बोलें तो वो सेकंड लेक्चर का ही बी पार्ट है, क्योंकि सेकंड लेक्चर में हम लोग कोऑर्डिनेट से पैरेललिटी पढ़ रहे थे। तो उसमें हम लोग स्ट्रेट लाइन की बात और सर्किल की बात बोलिए मोस्टली हम लोगों ने कर ली थी। अभी उसमें एक छोटा सा सेक्शन बचा रह गया है जो है कोनिक सेक्शन। तो आज जो हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर का पार्ट लेकर आ रहे हैं उसका नाम बेसिकली यही है कि कोनिक सेक्शन इन कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कोनिक सेक्शन का मतलब पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला की हम लोग बात करेंगे और उसका रेप्लिका या उसका 1 to 1 का रिलेशन कॉम्प्लेक्स नंबर में कैसे होता है वो हम लोग करेंगे। तो लास्ट रन में टॉपिक्स में जब मैंने लिखा था तो मैंने स्ट्रेट लाइन, सर्किल, कोनिक सारे लिख दिए थे, लेकिन हम लोग कवरेज जो है वो केवल स्ट्रेट लाइन और सर्किल की कर पाए थे। तो आज हम लोग क्या करेंगे, आज हम लोग पैराबोला, एलिप्स और हाइपरबोला की बातें बोलिए करेंगे। और इसके बाद हम लोग, वैसे तो एक बच्चे ने प्रॉपर्टी ऑफ रोटेशन भी कह दिया था कि सर प्रॉपर्टी ऑफ रोटेशन भी बता दिया जाए, तो वो भी मैं यहां पर एक बार डिसाइड कर लूंगा कि प्रॉपर्टी ऑफ रोटेशन अगर हुआ तो उसको भी मैं बोलिए कवर कर दूंगा। और लास्ट में बोलो हम लोगों की आएंगी प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स। ठीक है, तो ये हम लोगों का आज का प्रोबेबल टॉपिक्स होंगे जो आज हम लोग अपना कवर करेंगे। ठीक है, पीडब्ल्यू के बारे में अब तो बच्चे बच्चे को जानकारी हो गई है। अभी एक अभूतपूर्व घटना हुई, पीडब्ल्यू लिमिटेड कंपनी शेयर मार्केट में आई है। बहुत ही अभूतपूर्व हम लोगों को रिस्पॉन्स मिला है। तो इस क्लास की पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगी? पीडब्ल्यू ऐप पर मिलेगी। पीडब्ल्यू ऐप कहाँ पर मिलेगा? ये जो आप वीडियो देख रहे हैं इसका जो पहला कमेंट में पिन्ड मैसेज है उस लिंक से आप पीडब्ल्यू ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। वहां पे अपनी सारी जानकारी देकर आप इन लेक्चर को देख सकते हैं। जो होमवर्क भी मिलता है इसका, उसकी जो डीपीपी होती है वो भी हम लोगों को पीडब्ल्यू ऐप पर मिल जाती है। तो पीडब्ल्यू के बारे में अब कुछ नया ज्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है। इसके बारे में सारी जानकारियां आप लोगों के पास पहले से ही उपलब्ध है। तो आज हम लोग जो कवर करने जा रहे हैं उसका नाम है कोनिक सेक्शन इन कॉम्प्लेक्स नंबर।
तो कोनिक सेक्शन की अगर मैं बेसिक डिफिनेशन कहूं तो बहुत अंदर ना घुसते हुए हम लोग कहते हैं PS अपॉन PM इज इक्वल टू E, जहां पर S जो होता है वो हमारा होता है फोकस, एक लाइन होती है जिसको हम कहते हैं डायरेक्ट्रिक्स। तो एक फिक्स्ड लाइन होगी, एक फिक्स्ड पॉइंट होगा और हमसे कहेगा कि आप उस पॉइंट का लोकस बताएं जिसकी एक फिक्स्ड पॉइंट जिसका नाम है फोकस से डिस्टेंस और जिसकी एक फिक्स्ड लाइन जिसका नाम है डायरेक्ट्रिक्स से डिस्टेंस का रेशियो हमेशा कांस्टेंट रहे। इसका मतलब PS अपॉन PM इक्वल टू E, और E को हम लोग कहते हैं इसेंट्रिसिटी। इसमें एक खास बात हम लोग और कहते हैं कि S डज नॉट लाइज ऑन डायरेक्ट्रिक्स, S डज नॉट लाई ऑन डायरेक्ट्रिक्स। जो फिक्स्ड पॉइंट होना चाहिए वो बेसिकली उस फिक्स्ड लाइन पर लाई नहीं करना चाहिए। अगर कभी ऐसा हुआ कि ये फिक्स्ड पॉइंट इस फिक्स्ड लाइन पर लाई कर गया तो उसका जो लोकस होता है वो हमेशा पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन बन जाती है। S अगर इस लाइन पर लाई नहीं कर रहा है तब हम लोग कहते हैं PS अपॉन PM एक कांस्टेंट हो। इस कांस्टेंट का नाम भी आप लोग जानते हैं, इसे कहते हैं इसेंट्रिसिटी। अगर ये इसेंट्रिसिटी 1 के बराबर होती है तो जो हमारा कर्व ट्रेस होता है उसका नाम होता है पैराबोला। अगर इसेंट्रिसिटी 1 से छोटी और 0 से बड़ी होती है तो जो कर्व ट्रेस होता है वो है इलिप्स, और E अगर 1 से बड़ा होता है तो जो कर्व ट्रेस होता है उसका नाम है हाइपरबोला। ये तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की कहानी हो गई। अब अगर मैं इसका रिफ्लेक्शन लेके आता हूं कॉम्प्लेक्स नंबर पे, तो चलिए, मुझे चाहिए एक फिक्स्ड पॉइंट और मुझे चाहिए एक फिक्स्ड लाइन। तो हमने लास्ट टर्न पे कॉम्प्लेक्स स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन बोलो पढ़ी थी। तो ये जो आपकी डायरेक्ट्रिक्स हो गई ये है A Z बार प्लस A बार Z प्लस B इक्वल टू 0 वेयर B इज प्योरली रियल नंबर। एक फिक्स्ड पॉइंट मेरे को दे दिया गया जो है फोकस, जिसको मान लीजिए मैंने आपके सामने लिख दिया ZF, और अब मैं एक पॉइंट P का लोकस निकालना चाहता हूं सच दैट इसकी इससे डिस्टेंस इसकी इससे डिस्टेंस का रेशियो हमेशा कांस्टेंट हो। तो ये हो गया M और ये है मेरा S। तो मुझे P पॉइंट का लोकस निकालना है। तो लास्ट टर्न पे ऐसे लोकस के हमने कई सवाल करे थे कि कॉम्प्लेक्स नंबर में अगर मुझे किसी पॉइंट का लोकस निकालना होता है तो मैं उस पॉइंट को कंसीडर करता हूं Z, और मुझे लिखना है PS अपॉन PM, PS अपॉन PM इज इक्वल टू इसेंट्रिसिटी, जिसको मैं लिख रहा हूं PS इक्वल टू EPM। तो अगर मैं PS की बात करूं तो PS है Z की इससे डिस्टेंस, तो इसको लिखूंगा Z माइनस ZF का मॉड, दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस। जिन बच्चों ने आज सीधे लेक्चर ज्वाइन किया हो और अगर उनको थोड़ा सा, क्योंकि लास्ट टर्न पे एक छोटी सी वो बात हो गई कि उसकी हेडिंग में कुछ ऐसा लिखा रह गया था कि हाउ टू डील कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, तो बच्चों ने शायद उस हेडिंग से हो सकता है ये इंप्रेशन लिया हो कि ये कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट में ऐसा क्या बता रहे होंगे Z बार, ठीक, जबकि उसमें मैंने पूरा A से लेके Z तक कोऑर्डिनेट की पैरेललिटी पढ़ाई है। चाहे आर्गेंट प्लेन हो, चाहे डिस्टेंस फॉर्मूला हो, चाहे सेक्शन फॉर्मूला हो, चाहे एरिया ऑफ द ट्राइंगल हो, चाहे उसके बाद स्लोप जिसको हमने कॉम्प्लेक्स स्लोप पढ़ा था, फिर कंडीशन ऑफ पैरेललिटी, कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी, फिर स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन वेक्टर फॉर्म से भी, एरिया फॉर्म से भी, 2 पॉइंट फॉर्म से भी, उसके बाद परपेंडिकुलर डिस्टेंस, याद आ रहा है? ये सारी चीजें बोलो हम लोगों ने पढ़ी थी। फिर स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन सारी पढ़ी थी और फिर सर्किल भी पढ़ा था।
सर्किल के अंदर भी अगर मान लीजिए कोई पॉइंट दिया है और उस पॉइंट पर टेंजेंट की इक्वेशन लिखनी हो तो उसकी भी ट्रिक बोलो हम लोगों ने सीखी थी। सर्किल की इक्वेशन एक तो मॉड के फॉर्म में और फिर एक मॉड को फ्री करके भी बोलो सीखी थी। तो उस शायद कुछ बच्चों ने उसके नाम से कुछ इंप्रेशन ले लिया हो, तो जो बच्चे कम से कम आज जुड़े हों तो मैं फिर कह दूं कि ये सेकंड लेक्चर का बी पार्ट है। इसमें हम लोग पैराबोला, इलिप्स और हाइपरबोला पढ़ रहे हैं। इसके पहले के आर्टिकल, सर्किल, स्ट्रेट लाइन और कोऑर्डिनेट से रिलेटेड सारी बातें हम लोगों ने उसमें करी हैं, तो आप उसको जाकर ध्यान से देखिए। वो अपने आप में एक बहुत ही रिच लेक्चर है थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसको जरूर देखें। उसी में मैंने आपको डिस्टेंस फार्मूला सिखाया था कि अगर एक पॉइंट दिया है z, एक zf, तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस होती है z माइनस zf का मॉड इज इक्वल टू, ये मैंने लगा दिया बोलो e, और अब मुझे इस पॉइंट की इस लाइन से डिस्टेंस चाहिए, तो z की इस लाइन से डिस्टेंस मतलब इस पॉइंट की इस लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालनी है। अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, ये बात भी मैंने लास्ट टर्न पे पढ़ाई हुई है, तो जिन बच्चों ने वो ना देखा हो आप रिफर करें, और जिन्होंने देखा है वो मेरे साथ कंटिन्यू करें। तो वो क्या होगा, ए जेड बार प्लस ए बार जेड प्लस बी होल डिवाइडेड बाय 2 मॉड ऑफ ए का होल मॉड बोलो हमने लगा दिया है। तो ये जो आपके सामने इक्वेशन लिखी हुई है, साथ में एक बात और कह देता हूं जिसको मैंने अभी इस स्लाइड में ऐसे बोला था कि S डज नॉट लाई ऑन द डायरेक्ट्रिक्स, ये जो फिक्स्ड पॉइंट हो ये फिक्स्ड लाइन पर लाई ना करे, तो उसको यहाँ पे कहेंगे कि ये जो पॉइंट है ZF वो इस लाइन पर लाई नहीं करना चाहिए। इसका मतलब ए जेड एफ बार प्लस ए बार जेड एफ प्लस बी को 0 नहीं होना चाहिए। मैंने किया क्या है, ये पॉइंट इस लाइन पे लाई ना करे, इनडायरेक्टली मतलब हुआ कि ये पॉइंट इस लाइन को सेटिस्फाई ना करे, तो इसको उठाकर मैंने इसमें पुट किया और कह दिया नॉट इक्वल टू 0। तो ये जो इक्वेशन हमारे सामने लिखी है, ये एक तरह से बोलें तो जनरल इक्वेशन ऑफ कोनिक सेक्शन बोलो हो गई। इसी में अगर E इक्वल टू 1 कर देते तो जो हमारा कर्व बनेगा वो इक्वेशन हो जाएगी पैराबोला की। E अगर लेस देन 1 ग्रेटर देन 0 तो जो कर्व बनेगा वो इक्वेशन इलिप्स की होगी, और E अगर ग्रेटर देन 1 तो वो जो तुम्हारा कर्व बनेगा वो हाइपरबोला की इक्वेशन हो जाएगी। क्लियर है? अब अगर मैं इसी के बाद पर्टिकुलरली पैराबोला की बात करूं तो पैराबोला में तो मेरे पास बहुत ज्यादा ऑप्शन नहीं है, मैं केवल जो अभी मैंने इक्वेशन सीखी वैसे ही लिख दूंगा। z माइनस जेड एफ बराबर ए जेड बार प्लस ए बार जेड प्लस बी होल डिवाइडेड बाय 2 मॉड ऑफ ए का ऊपर से मॉड लगा। अब अगर यही हमें इलिप्स में कन्वर्ट करना होगा तो यहां पर बोलो मैं ई लिख दूंगा, किनारे ई लेस देन 1 ग्रेटर देन 0, और अगर हाइपरबोला लिखना होगा तो ई को ग्रेटर देन 1 लिख दूंगा। तो ये वाली बात तो हमारे पैराबोला की हो गई। लेकिन बच्चों एक पुरानी बात और याद करें, जब हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ रहे थे तो हम लोगों ने उसमें जब इलिप्स और हाइपरबोला पढ़ा था तब हम लोगों ने इलिप्स की और हाइपरबोला की एक ऑल्टरनेट इक्वेशन भी पढ़ी थी कि इलिप्स में क्या खास बात होती है कि एक ऐसे पॉइंट का लोकस जिसकी दो फिक्स्ड पॉइंट से डिस्टेंसेस का सम जो हो वो हमेशा कांस्टेंट हो। मैं पर्टिकुलरली यहाँ पर इलिप्स की बात कर रहा हूं। तो जब आपने ये कोऑर्डिनेट में पढ़ा था तब हमने पढ़ा था PS1 प्लस PS2 इज इक्वल टू कांस्टेंट। याद आ रहा है
इसमें भी बोलो 3 केस थे। अगर मैं इलिप्स की बात कर रहा हूं तो दैट कांस्टेंट मस्ट बी ग्रेटर देन होना चाहिए S1 एंड S2। तो इस इक्वेशन का भी इस्तेमाल करके हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर में इक्वेशन कंफर्टेबली लिख सकते हैं कि मान लीजिए मेरे को 2 फिक्स्ड पॉइंट दे दिए गए। मैं पहले एक काम करता हूं, एक इलिप्स जो है वो आपके सामने बना लेता हूं। जैसे मान लीजिए ये मेरा इलिप्स हो गया, तो इस इलिप्स के 2 फोकस होंगे। इसका नाम मैंने रखा Z1, इसका नाम मैंने रखा Z2, और एक इस पॉइंट का लोकस निकालना है, जिसमें खास बात क्या है कि इसकी 2 फिक्स्ड पॉइंट से जो डिस्टेंसेस हैं उसका सम हमेशा कांस्टेंट है। तो अब अगर मैं इसको लिखूं तो कुछ ऐसे लिखूंगा, क्या कि मॉड ऑफ Z माइनस Z1 प्लस मॉड ऑफ Z माइनस Z2 equal to lambda, and that lambda must be greater than distance between these two fixed point। मतलब lambda is greater than mod of Z1 minus Z2। तो ये देखिए हमने इस इक्वेशन को कॉम्प्लेक्स नंबर में रिप्रेजेंट कर दिया। आप महसूस करें, ठीक है। तो आप अगर आउटसाइडर के रूप में देखें तो आपको दिखना चाहिए कि ये मुझे डिस्टेंस देता है बिटवीन Z एंड Z1, ये डिस्टेंस देता है बिटवीन Z एंड Z2। तो Z एक ऐसा पॉइंट है जिसकी Z1 से दूरी और Z2 से दूरी का सम हमेशा एक कांस्टेंट है, और उस कांस्टेंट को Z1 Z2 की बीच की दूरी से बड़ा होना चाहिए। अगर मैं पूरी बात कर दूं तो चलिए एक बार आपका रिवीजन भी हो जाएगा कि अगर मान लो कहीं ये Z जो है वो मॉड ऑफ Z1 और Z2 के बराबर हो जाए, मतलब ये जो कांस्टेंट हो वो इन दोनों फिक्स्ड पॉइंट Z1 Z2 की बीच की दूरी के बराबर हो, तो ये बात मैं आपको कोऑर्डिनेट में भी बता चुका हूं कि तब इसका आंसर जो आता है वो आता है एक लाइन सेगमेंट। और वो जो लाइन सेगमेंट होती है वो केवल होती है ज्वाइनिंग दीज टू फिक्स पॉइंट। तो अगर लैम्डा मॉड Z1 माइनस Z2 के बराबर हो तो उसका आंसर आएगा एक लाइन सेगमेंट, और वो लाइन सेगमेंट होता है ज्वाइनिंग Z1 एंड Z2। एंड थर्ड केस, अगर लैम्डा कहीं Z1 और Z2 की बीच की दूरी से छोटा हो तो ऐसा no such point is possible। तो ऐसा कोई भी पॉइंट बोलो पॉसिबल नहीं होगा। क्लियर? तो ये बच्चों मैंने आपको इलिप्स से रिलेटेड सारी की सारी बात बता दी। और अगर मैं इसी को यहां पर एज इट इज हाइपरबोला में बोलो लगा दूं तो हाइपरबोला एक ऐसे पॉइंट का लोकस होता है जिसकी 2 फिक्स्ड पॉइंट से S1 और S2 से डिस्टेंसेस का डिफरेंस हमेशा कांस्टेंट होता है। मतलब PS1 माइनस PS2 का मॉड इज ऑलवेज कांस्टेंट। और अगर ये हाइपरबोला बनना चाहता है तो दैट कांस्टेंट मस्ट बी लेस देन होना चाहिए डिस्टेंस बिटवीन S1 एंड S2। अब इसी को हम लोग एज इट इज कॉम्प्लेक्स नंबर पे लगा दें तो 2 फिक्स पॉइंट मान लो मुझे दिए हैं Z1 और Z2, और मैं एक ऐसे पॉइंट का लोकस निकाल रहा हूं जिसकी इन दोनों पॉइंट से डिस्टेंसेस का डिफरेंस हमेशा कांस्टेंट हो। तो मैं लिखूंगा मॉड ऑफ Z माइनस Z1, मतलब Z की Z1 से डिस्टेंस, फिर Z की Z2 से डिस्टेंस, और इनका डिफरेंस के लिए मैंने बीच में माइनस लगाया, ऊपर से लगा दिया मॉड। ये जो होना चाहिए वो कांस्टेंट होना चाहिए। तो ये जो इक्वेशन लिखी है
ये हम कह देते हैं कि हाइपरबोला की है, जबकि इसके साथ में एक कंडीशन मुझे ये भी तो लगानी पड़ेगी, क्या, कि दैट लैम्डा मस्ट बी लेस देन डिस्टेंस बिटवीन z1 एंड z2। तो ये जो इक्वेशन बनी है ये आपके हाइपरबोला की इक्वेशन हो जाएगी। तो मैं अपनी बची हुई बात भी कंप्लीट कर लेता हूं। अगर मान लीजिए कभी लैम्डा जो हो वो खुद मॉड ऑफ z1 माइनस z2 के बराबर हो जाए, तो इस समय आपका लोकस जो है वो हाइपरबोला नहीं आएगा, यहां पर आता है पेयर ऑफ रेज। यहां पर आता है पेयर ऑफ रेज, ये z1 ये z2। जैसे इलिप्स में आया था लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग z1 z2, वो एक लाइन सेगमेंट थी। यहां पर उस लाइन सेगमेंट को छोड़कर एक z1 से पीछे की ओर और एक z2 से आगे की ओर ये दो रेज निकलकर आती हैं। और अगर कहीं लैम्डा आपका बड़ा हो जाए मॉड ऑफ z1 माइनस z2 से, तो ऐसा दुनिया में कोई भी पॉइंट नहीं होगा। नो सच पॉइंट इज पॉसिबल। नो सच पॉइंट इज पॉसिबल। क्लियर? तो ये मैंने देखिए जो तीन चीजें हम लोगों की कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की 1 to 1 के रिलेशन में बची थी, पैराबोला, एलिप्स और हाइपरबोला, मैंने करा दिया। अब एक बच्चे ने कमेंट में रोटेशन की बात की थी, तो आज जो मैंने लेक्चर तैयार किया उसमें रोटेशन के भी कुछ सवाल मैं लेके आया हूं। तो रोटेशन में आपको जल्दी से 5-7 मिनट के अंदर ओवरव्यू करा देता हूं, जिससे कि उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी हम लोग कर सकें। तो हम लोग कर रहे हैं रोटेशन। ठीक, मैं अपने क्लास का अनुभव बताता हूं कि भाई रोटेशन जब हम लोग पढ़ाते थे तो मैं पहले क्या करता था, स्ट्रेट फॉरवर्ड सबसे भारी वाला केस कराता था, लेकिन उस भारी वाले केस को समझाने में मुझे काफ़ी एफर्ट आता था। तो मैंने क्या किया, फिर मैंने उस रोटेशन को छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड करके 4 पार्ट में बोलो बताना शुरू कर दिया। 4 पार्ट में बताने का मतलब क्या हुआ कि जो डायरेक्टली मैं एक चीज बताने की कोशिश करता था कि मैग्नीट्यूड भी चेंज होता था, एंगल भी चेंज होता था, तो दोनों को एक साथ बच्चे अडॉप्ट नहीं कर पाते थे। तो मैंने इसको छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ कर बताना शुरू किया। तो प्रॉपर्टी ऑफ रोटेशन पार्ट 1। ठीक, जैसे मान लीजिए मुझे एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिया गया है z1 और कहता है कि आप इस कॉम्प्लेक्स नंबर z1 को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अल्फा डिग्री से घुमा दें। भाई देखो, कोई भी चीज घूमती है तो किसी चीज के अबाउट घूमती है ना। तो ये अगर मेरा हाथ घूम रहा है तो बोलो ये जो कोहनी है इसके अबाउट बोलो घूम रहा। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो तुमने मुझसे कहा कि z1 को घुमाओ, तो किसके अबाउट? तो यहाँ पर मैं z1 को ओरिजिन के अबाउट घुमा रहा हूं। कितने डिग्री से? अल्फा डिग्री से। तो मैंने इसको सेंटर लेते हुए बोलो इसको ऐसे रोटेट किया, और रोटेट होने के बाद जो कॉम्प्लेक्स नंबर बना वो है z2। और कितना रोटेट किया? अल्फा रोटेट किया। तो मुझसे कहता है कि ये जो आपका फाइनल कॉम्प्लेक्स नंबर बन रहा है z2, वो बताइए। तो मैंने पहले एक बात यहाँ पे कह दी कि यहाँ पर बच्चों हमें नोन क्या क्या है। तो मुझे देखो इनिशियल कॉम्प्लेक्स नंबर z1 दिया है, और जितने एंगल से मैं घुमा रहा हूं ये दिया है, और मेरे लिए बोलो अननोन कौन है? तो यहां पर अननोन है मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर z2। ठीक, इसको मैं पार्ट 1 कह के पढ़ाता हूं। तो मैं कहता हूं कि बताओ ये क्या होगा, तो पहले सीधे लिखवा देता हूं। कौन सा कॉम्प्लेक्स नंबर रोटेट हो रहा है? z1 रोटेट हो रहा है। कितना? अल्फा। तो जितना तुमको घुमाना है इसमें इंटू e की पावर i अल्फा से गुणा कर दीजिए। यही आपका सीधे सीधे फाइनल कॉम्प्लेक्स नंबर z2 बन जाएगा। तो ये होता है तुम्हारा z2 इज इक्वल टू z1 इंटू ई की पावर i अल्फा।
ये है प्रॉपर्टी ऑफ रोटेशन पार्ट 1। कोई कहे क्यों, तो मैंने कहा मैं वो भी एक 10 सेकंड में क्लियर कर दे रहा हूं। अगर मैं सीधे सीधे घुमा रहा हूं तो जो ये लंबाई होगी वही लंबाई ये होगी, मतलब जो मॉड Z1 होगा वो मॉड Z2 के बराबर होगा। अगर मैं थोड़ी देर के लिए मान लो इस एंगल को थीटा मान लूं तो मैं Z1 को लिख सकता हूं क्या, RE⁻I थीटा। ये कॉम्प्लेक्स नंबर का हमारा यूलर फॉर्म हो गया। अब अगर मैं Z2 लिखता तो मैं लिखता मॉड Z2 इंटू ई की पावर, उसका टोटल एंगल हो जाता थीटा प्लस अल्फा, और जो मॉड Z2 है वो मॉड Z1 के ही बराबर है, और इसको लिख दिया ई की पावर आई थीटा इंटू ई की पावर आई अल्फा। तो ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर बना यही है मेरा Z1 इंटू ई की पावर आई अल्फा। तो ये चीज मैंने आपको डायरेक्टली बताई। अब इसमें अगर आप एक खास बात देखो तो यहां पर दो पर्टिकुलर बातें हैं बच्चों। क्या है पर्टिकुलर बातें? बोलो, रोटेशन किसके अबाउट हो रहा है? ओरिजिन के अबाउट हो रहा है। और जो इनिशियल कॉम्प्लेक्स नंबर है और जो फाइनल कॉम्प्लेक्स नंबर है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। पर ये तो बहुत ही पर्टिकुलर बातें हो गई ना कि हम रोटेशन यहाँ केवल ओरिजिन के अबाउट कर रहे हैं। भविष्य में मुझसे अगर किसी और पॉइंट के अबाउट उसने रोटेशन करने को कह दिया तो, या जो इनिशियल कॉम्प्लेक्स नंबर है या जो फाइनल कॉम्प्लेक्स नंबर है, दोनों का मैग्नीट्यूड अलग अलग हो गया तो ये मैंने अभी एक पर्टिकुलर केस पढ़ाया। अब ये जो पर्टिकुलरिटी इनके अंदर है, मैं उन कमियों को दूर करता हूं। जैसे पहली कमी ये है कि जो इनिशियल कॉम्प्लेक्स नंबर है और जो फाइनल कॉम्प्लेक्स नंबर है, दोनों का ही मैग्नीट्यूड सेम है। मान लो मैं कह देता हूं एक कॉम्प्लेक्स नंबर है Z1, वो कॉम्प्लेक्स नंबर मुझे बताइए जो इससे अल्फा डिग्री आगे हो, लेकिन उसका मैग्नीट्यूड बदल कर मॉड Z2 हो जाए। इसका अपना मैग्नीट्यूड जो है वो अभी मॉड Z1 है। तो अगर मुझे मैग्नीट्यूड को चेंज करना हो तो वो भी बड़ी आसान सी बात है। पुरानी बात, हमारे लिए बोलो नोन कौन कौन है बच्चों? नोन अभी भी Z1 और अल्फा है, और अननोन बोलो हमारे लिए कौन कौन है? केवल एक Z2, और Z1 और Z2 दोनों का मैग्नीट्यूड अलग अलग है। तो अब मैं क्या करूंगा? इसका मतलब अब मुझे मैग्नीट्यूड का भी एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। तो जैसे बच्चों वेक्टर में एक कॉन्सेप्ट होता है यूनिट वेक्टर, मैं उसी तरह से कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर एक कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करता हूं, यूनिट कॉम्प्लेक्स नंबर। तो अगर आपको मैग्नीट्यूड एडजस्ट करना हो तो आप क्या किया करो, पहले इस कॉम्प्लेक्स नंबर का यूनिट कॉम्प्लेक्स नंबर निकालो, जिसको मैं लिखूंगा Z1 अपॉन मॉड Z1। तो ये इसी डायरेक्शन में एक छोटा सा रूप आ गया। अब हम आराम से इस कॉम्प्लेक्स नंबर को अल्फा डिग्री एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा देते हैं, तो मैंने मल्टीप्लाई कर दिया ई की पावर आई अल्फा से। ई की पावर आई अल्फा से मल्टीप्लाई होने पर मैग्नीट्यूड नहीं चेंज होता, क्योंकि ई की पावर आई अल्फा क्या होता है? कॉस अल्फा प्लस आई साइन अल्फा। तो उसका मैग्नीट्यूड तो बोलो 1 है, तो ये मैग्नीट्यूड को चेंज नहीं करता। तो ये जो निकल कर आ रहा है उसको अगर मैं ध्यान से देखूं तो वो बेसिकली इस डायरेक्शन में इसका यूनिट वेक्टर होगा। बेसिकली वो तुम्हारा Z2 का कैप होगा, जिसको मैं लिख सकता हूं Z2 अपॉन मॉड Z1। और अगर मुझे Z2 निकालना है तो मैं सीधे लिखूंगा क्या, Z1 अपॉन मॉड Z1 इंटू ई की पावर आई अल्फा इंटू मॉड ऑफ Z2। तो ये देखिए हमारा Z2 निकल आया। इसका मतलब अगर मुझे इनिशियल कॉम्प्लेक्स नंबर और फाइनल कॉम्प्लेक्स नंबर के मैग्नीट्यूड का एडजस्टमेंट भी करना हो
तो वो भी बोलो हम लोग कर लेंगे। ठीक है, तो प्रॉपर्टी ऑफ रोटेशन पार्ट 2 के बाद अगला आता है प्रॉपर्टी ऑफ रोटेशन पार्ट 3। ठीक है, अभी पहले पार्ट में और दूसरे पार्ट में जो रोटेशन था वो ओरिजिन के ही अबाउट था। अब मैं इस कमी को दूर करने जा रहा हूं। मान लो मैं आपसे ऐसे कहता कि रोटेट पॉइंट Z1 with respect to point Z2 by alpha degree in anti-clockwise direction. Then find final point. अब आप मुझे इसका फाइनल पॉइंट बताएं। तो अगर ये सवाल होता तो इसको देखो मैं कैसे करता। मान लीजिए अब की बार पॉइंट बोलना, और अगर पॉइंट बोल रहा हूं इसका मतलब वो जो पूरा कॉम्प्लेक्स नंबर होगा मैं उसका केवल हेड पकड़ूंगा। तो मान लो यहां पर एक पॉइंट है तुम्हारा Z1 और यहां पर एक पॉइंट है हमारा Z2। तो उसने कहा है रोटेट पॉइंट Z1 विद रिस्पेक्ट टू Z2। इसका मतलब मैं इस पॉइंट को इसके अबाउट घुमाने वाला हूं। तो कौन सा कॉम्प्लेक्स नंबर घूमेगा? ध्यान से देखो, तो जो कॉम्प्लेक्स नंबर घूमेगा उसका नाम होगा Z1 माइनस Z2। और अब मैं इस कॉम्प्लेक्स नंबर को अल्फा डिग्री एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा दे रहा हूं। तो घूमकर बोलो कुछ ऐसे आ गया, और मैग्नीट्यूड पे मुझे कोई परिवर्तन नहीं करना है। तो जितनी लंबाई ये, इतनी लंबाई ये, और इस फाइनल पॉइंट का नाम मैंने Z3 रख दिया बच्चों। ठीक है, तो वही बात फिर से कह दूं, यहां नोन कौन कौन है? अब की बार Z1 नोन है, Z2 नोन है, अल्फा अननोन है, अल्फा नोन है, और अननोन कौन है? तो ये जो Z3 पॉइंट है ये मेरा अननोन है। तो अगर मुझे Z3 निकालना हो तो कैसे करेंगे? तो सुनिएगा, अब की बार मुझे मैग्नीट्यूड को एडजस्ट नहीं करना। जो इसका मैग्नीट्यूड वही इसका मैग्नीट्यूड, और अगर दोनों का मैग्नीट्यूड सेम तो बोलो कोई लफड़े की चिंता नहीं। तो कौन सा कॉम्प्लेक्स नंबर रोटेट हो रहा है? Z1 माइनस Z2। और कितना रोटेट करना है? अल्फा डिग्री इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर मुझे अल्फा डिग्री एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करना हो तो बोलो हम उसके लिए e की पावर i अल्फा से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो एक बात यहीं और कह देता हूं बच्चों, क्या जरूरी है कि हर सवाल में मुझे अल्फा डिग्री एंटी क्लॉकवाइज ही रोटेट करना होगा? नहीं, अगर मान लो कहीं मुझे अल्फा डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट करना है तो जब मुझे एंटी क्लॉकवाइज करना होता है तब तो मैं मल्टीप्लाई करता हूं e की पावर i अल्फा से। लेकिन अगर क्लॉकवाइज करना हुआ तो मैं करूंगा e की पावर माइनस i अल्फा से मल्टीप्लाई। ये वही कॉन्सेप्ट है कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन पॉजिटिव और क्लॉकवाइज डायरेक्शन जो है वो निगेटिव होती है। तो मैं e की पावर माइनस i अल्फा से मल्टीप्लाई करूं। तो यहां तो मुझे एंटी क्लॉकवाइज ही करना था, तो मैंने मल्टीप्लाई कर दिया e की पावर i अल्फा से। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर घूमकर बोलो ये बना। तो बना कौन सा कॉम्प्लेक्स नंबर? तो जो कॉम्प्लेक्स नंबर बना वो है Z3 माइनस Z1। और आपको चाहिए उसका क्या? फाइनल पॉइंट चाहिए। फाइनल पॉइंट का मतलब Z3 चाहिए। तो इसका मतलब Z3 आएगा Z1 माइनस Z2 इंटू e की पावर i अल्फा, और वो Z1 उधर से घूमकर बोलिए वाप इधर आ गया प्लस। तो ये देखिए मेरा फाइनल पॉइंट निकल कर आ गया। तो इसमें बोलो हमने
रोटेशन विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, इस कमी को भी बोलो दूर कर दिया। बोलो क्लियर। तो मैं जब इसको तोड़ तोड़ के पढ़ाता हूं तो बच्चों को फीलिंग ज्यादा अच्छी आती है, कन्विक्शन आता है, और फिर हम लोग फाइनली प्रॉपर्टी ऑफ रोटेशन पार्ट 4 में पहुंच जाते हैं कि अब रोटेशन भी किसी अलग पॉइंट के अबाउट करेंगे और साथ में मैग्नीट्यूड भी चेंज करेंगे। तो मैं ऐसे ही समझा देता हूं। कहता है रोटेट पॉइंट Z1 with respect to point Z2 by alpha degree in anti-clockwise direction, and the magnitude of final complex number becomes mod of Z3 minus Z2। मॉड Z3 माइनस Z2 मैं इसलिए लिख दे रहा हूं कि ये Z3 है, ये Z2 है, तो ये दूरी लिख दी, वरना मैं कह देता कि द मैग्नीट्यूड ऑफ द फाइनल कॉम्प्लेक्स नंबर बिकम्स 100, कुछ भी बोल सकता हूं। तो मैंने कहा आप तो बच्चे कर ही लेंगे, कौन रोटेट होने जा रहा है, तो तुम कहोगे Z1 माइनस Z2। फिर मैं तुमसे पूछूंगा कि बोलो क्या मैग्नीट्यूड एडजस्ट करना है, तो आप कहेंगे हाँ, इसका मतलब मुझे वाया यूनिट कॉम्प्लेक्स नंबर जाना होगा। तो मैं यहां पर डिवाइड करूंगा मॉड ऑफ Z1 माइनस Z2 से। तो जैसे ही मैंने मॉड ऑफ Z1 माइनस Z2 से डिवाइड कर दिया, ये कॉम्प्लेक्स नंबर बोलो बन गया यूनिट कॉम्प्लेक्स नंबर। अब आराम से इसको अल्फा डिग्री एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मैंने रोटेट कर दिया, तो ये रोटेट होकर बोलो ये डायरेक्शन आ गई। अब मुझे मैग्नीट्यूड खींच कर बनाना है मॉड ऑफ Z3 माइनस Z2, तो बोलो मैंने इससे मल्टीप्लाई भी कर दिया। मल्टीप्लाई होने के बाद बना कौन, फाइनल कॉम्प्लेक्स नंबर बना, और फाइनल कॉम्प्लेक्स नंबर कौन है, Z3 माइनस Z2। तो वो जो माइनस Z2 है उसको मैं इधर ले आया, तो ये देखिए मेरा आ गया फाइनल पॉइंट Z3। अब मुझे उम्मीद है कि जितने भी विद्यार्थी इस चीज को मेरे साथ देख रहे हैं, अब वो कहीं पर भी रोटेशन को बहुत ही कंफर्टेबली अप्लाई कर लेंगे, चाहे वो रोटेशन ओरिजिन के अबाउट हो या किसी और पॉइंट के अबाउट हो, और चाहे मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा हो या ना चेंज हो रहा हो। तो यहां पर मैं रोटेशन से रिलेटेड भी काफी सवाल जो है वो लेके आया हूं, जो थोड़े से बीच में मुझे लगा अगर हल्के हैं तो मैं उनको ड्रॉप भी कर दूंगा, क्योंकि इसमें कई सवाल मैं ऐसे भी लाया हूं कि जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के हैं। जैसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ऐसे कई सवाल पूछता है कि किसी स्क्वायर के डायगोनली अपोजिट वर्टेक्स दे दिए और कह दिया है बाकी दोनों वर्टेक्स बताइए, तो उसको हम लोग स्ट्रेट लाइन में पैरामीट्रिक फॉर्म या सिमेट्रिकल फॉर्म से करते थे, लेकिन यहां पर मैं उसको कॉम्प्लेक्स नंबर की सहायता से और आसानी से कर सकता हूं। तो जो भी क्वेश्चंस हम लोगों के पास हैं, देखिए मैं एक बार आपको फटाफट कराता चलता हूं, क्वेश्चंस की कवरेज ज्यादा करने की कोशिश करेंगे। Z1, Z2, Z3 आर द वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। मान लीजिए एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है जिसके वर्टिसेस हैं Z1, Z2, Z3, तो कहता है प्रूफ दैट सिग्मा Z1 स्क्वायर बराबर सिग्मा Z1 Z2, और उसके बाद एक पार्ट और है। वैसे ये सवाल मोस्टली हर प्लेटफॉर्म पे एज अ एग्जाम्पल कराया ही जाता है, मैं खटाखट कर देता हूं, मुझे ये लेकर आना है। मैंने कहा अगर ये ट्राइंगल इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो मेरे पास क्या क्या जानकारियां उपलब्ध। पहली जानकारी कि इसकी तीनों लंबाइयां बराबर हैं, मतलब मॉड ऑफ Z1 माइनस Z2, मॉड ऑफ Z2 माइनस Z3, मॉड ऑफ Z3 माइनस Z1 सारे आपस में बराबर हैं, और सारे के सारे एंगल जो हैं वो 60 डिग्री हैं। अब मुझे जो भी रिजल्ट लेकर आना है, ये रिजल्ट केवल Z1, Z2, Z3 के टर्म्स में है, तो मैं उनको कैसे रिलेट करूं। मैंने कहा ये एंगल देखो मेरा
60 डिग्री है, तो मैं यहां पर बैठकर अगर प्रॉपर्टी ऑफ रोटेशन लगा दूं तो मुझे एक रिलेशन मिलेगा। तो मैं किस पर बैठकर, Z1 पर बैठकर प्रॉपर्टी ऑफ रोटेशन लगाने जा रहा हूं। तो पहले इस पॉइंट से दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर को बाहर निकालिए एंड मार्क द एंगल इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो अब मैंने रोटेशन लगाया, कौन रोटेट होने जा रहा है, Z3 माइनस Z2, कितने डिग्री से, 60 डिग्री से। तो मल्टीप्लाई कर दिया e टू दी पावर i 60 डिग्री, और बना कौन सा कॉम्प्लेक्स नंबर, Z1 माइनस Z2। और मुझे यहां पर मैग्नीट्यूड को एडजस्ट करने की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं थी, क्योंकि मैग्नीट्यूड तो सेम ही था। अब एक रिलेशन आया, इसमें Z1 है, Z2 है, Z3 है, लेकिन साथ में e टू दी पावर i 60 डिग्री भी आ गया। तो मैं इस e की पावर i 60 डिग्री से बचने के लिए इसको कहीं और से भी निकाल लेता हूं। तो मान लो मैं यहां पर बैठकर, ये भी एंगल मेरा 60 डिग्री है, यहां भी प्रॉपर्टी ऑफ रोटेशन लगा दूं तो वहां से भी e की पावर i 60 डिग्री जनरेट होगा, उसको इक्वेट कर दूंगा। तो अब मैं रोटेशन Z1 के अबाउट लगा रहा हूं, तो Z1 पर बैठकर दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर को बाहर किया। तो कौन सा कॉम्प्लेक्स नंबर रोटेट होने जा रहा है, ऐसे घूमेगा ना, तो कौन सा कॉम्प्लेक्स नंबर रोटेट हो रहा है, वो है Z2 माइनस Z1, कितने डिग्री से, e की पावर i 60 डिग्री, और जो फाइनल कॉम्प्लेक्स नंबर बना वो है Z3 माइनस Z1। और अब मुझे ये फालतू चीज हटानी है, तो अगर मैं इन दोनों को सीधे डिवाइड कर दूं तो ये बोलो कटा, इसको इधर ले आना, Z3 माइनस Z2 इंटू Z3 माइनस Z1 बराबर Z1 माइनस Z2 इंटू Z2 माइनस Z1 है तो माइनस कॉमन लेके स्क्वायर कर दिया। इसी को आप ओपन करके सिंप्लीफाई कर लें तो आपको रिजल्ट मिलेगा Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर प्लस Z3 स्क्वायर इज इक्वल टू Z1 Z2 Z2 Z3 Z3 Z1। बोलिए क्लियर है बच्चों। चलिए आइए आगे देखें। तो इस पार्ट के बाद उसने ये कहा कि इफ Z0 इज इट्स सरकम सेंटर, अगर मान लीजिए इस ट्राइंगल का सरकम सेंटर जो है वो Z0 है, तो प्रूफ कीजिए कि यही बराबर हो जाएगा 3Z0 स्क्वायर। ये भी बोलो अपने आप में खट से हो जाएगा। मैं अगर कहूं कि Z0 बताओ तो कुछ बच्चे कहते हैं कि सर सरकम सेंटर का फॉर्मूला तो बहुत खराब है, पर ये ट्राइंगल कैसा है, इक्विलेटरल ट्राइंगल। और अगर ये ट्राइंगल इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो क्या खास बात होगी कि जो इसका सरकम सेंटर होगा वही सेंट्रॉइड, वही इन सेंटर, और सबसे आसान फॉर्मूला होता है सेंट्रॉइड का। तो ये होगा Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 अपॉन 3। अब ये जो रिजल्ट लिखा है, मुझे Z1 स्क्वायर Z2 स्क्वायर Z1 Z2 चाहिए, तो अगर मैं इसको दोनों तरफ स्क्वायर कर दूं तो क्या आएगा बच्चों, 9Z0 स्क्वायर बराबर सिग्मा Z1 स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स सिग्मा Z1 Z2। आप जब इसका स्क्वायर करेंगे a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर तो आएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ए बी प्लस बी सी प्लस सी, और ऊपर ये दोनों बराबर लिखे हैं। तो अगर मैं इस चीज को इसी से रिप्लेस कर दूं तो ये हो जाएगा 3 टाइम्स, और वो 3 इधर आकर उसको काट कर बना देगा 3Z0 स्क्वायर। क्लियर। तो ये एक बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन है जो लगभग हर जगह कराया ही जाता है। ये क्वेश्चन कराने के बाद एक स्पष्ट बात और कर दूं बच्चों, इसी के अंदर बोल देता हूं, इस रिजल्ट को आप थोड़ा सा मेमोराइज भी कर लें क्योंकि काफी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में ये काम आता है। क्या
अगर Z1 Z2 Z3 एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर प्लस Z3 स्क्वायर बराबर Z1 Z2 प्लस Z2 Z3 प्लस Z3 Z1 होगा। लेकिन बच्चों इसका कन्वर्स ट्रू नहीं है। मैं फिर कह दूं, अगर ट्राइंगल इक्विलेटरल है तो दिस इंप्लाइज सिग्मा Z1 स्क्वायर बराबर सिग्मा Z1 Z2। लेकिन अगर ऐसा है तो आप पलटकर ये नहीं कह सकते कि ये ट्राइंगल इक्विलेटरल ट्राइंगल ही होगा। क्या गड़बड़ हो जाती है? वैसे तो आप समझ जाओगे। अगर ये दिया है तो ये लिखा है Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर प्लस Z3 स्क्वायर माइनस Z1 Z2 माइनस Z2 Z3 माइनस Z3 Z1 बराबर 0। अब इसकी डीलिंग कैसे करते हैं बच्चों? ये कई बार मैथमेटिक्स में हम लोग बोल चुके हैं। इसकी डीलिंग करने का तरीका, पहले आप इसमें पूरे में 2 से मल्टीप्लाई कर दें और 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद जब आप देखेंगे तो ये Z1 माइनस Z2 का होल स्क्वायर, ये Z2 माइनस Z3 का होल स्क्वायर, ये Z3 माइनस Z1 का होल स्क्वायर बराबर 0। जब आप रियल नंबर्स पढ़ रहे होते थे तब तो आप ये कहते थे कि इनके स्क्वायर का सम अगर 0 है तो ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0। लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर में ऐसा जरूरी नहीं है। पर हो तो सकता है। क्या ऐसा Z1 बराबर Z2 बराबर Z3 पर भी होगा? हाँ, अगर Z1 बराबर Z2 बराबर Z3 हुआ तो तीनों इंडिविजुअली 0 होकर बोलो 0 हो गए। सहमत हैं? और अगर ऐसा हो गया तो बोलिए यहां तो ट्राइंगल बनने की ही कंडीशन फुलफिल नहीं हुई, तो इसका मतलब यहां ट्राइंगल बनने का ही कंफर्मेशन नहीं है। तो दो बातें, अगर ट्राइंगल इक्विलेटरल है तो ये रिजल्ट 100% होगा। सहमत हैं? लेकिन अगर ऐसा है तो आप पलटकर यह दावा नहीं कर सकते कि ट्राइंगल इक्विलेटरल होगा। इसमें धोखाधड़ी बेटा केवल इसी केस में होती है। किस केस में? कि Z1 Z2 Z3 तीनों आपस में बराबर हो जाए। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि इसके साथ में अगर वो ये कह दे, मैं फिर से कहूं कि वो कहे सिग्मा Z1 स्क्वायर बराबर सिग्मा Z1 Z2 एंड Z1 Z2 Z3 आर 3 डिस्टिंक्ट कॉम्प्लेक्स नंबर, तो मेरा दावा तुरंत हो जाएगा कि Z1 Z2 Z3 एक इक्विलेटरल ट्राइंगल का ही निर्माण कर रहे हूं। ठीक, वैसे इन जनरल ये उल्टा सत्य नहीं होता, क्योंकि दूसरा सवाल देखो जो उसने पूछा है वो यही पूछा है, प्रूफ दैट ट्राइंगल whose vertices are the points Z1 Z2 Z3 on the argand plane is equilateral if and only if। ये क्या लिखा है? if and only if। बच्चे कहते हैं सर if and only if से क्या हो गया? मैंने कहा देखो, अगर उसने रिलेशन दिया है 1/Z2 माइनस Z3 प्लस 1/1 बराबर 0, तो उसने डिनोमिनेटर में क्या लिखा है? Z1 माइनस Z2 और डिनोमिनेटर की चीज बोलो कभी 0 नहीं हो सकती। इसका मतलब उसने बातों बातों में ये कंडीशन तो मेरे को दे ही दी कि ये तीनों Z1 Z2 Z3 जो हैं वो डिस्टिंक्ट हैं। और अब अगर तुम मान लो एलसीएम लेते हो तो वही रिजल्ट आ जाएगा। एलसीएम लोगे तो जो एलसीएम में आएगा वो तो उधर जाके 0 हुआ, पर यहां क्या आएगा? Z3 माइनस Z1 इंटू Z1 माइनस Z2। सही कह रहा हूं? फिर यहां क्या आएगा? Z2 माइनस Z3 इंटू Z1 माइनस Z2। और यहां क्या आएगा? Z2 माइनस Z3 इंटू Z3 माइनस Z1 बराबर 0। और अगर मैं इसको ओपन करूं, चलो कर देता हूं, तो आएगा Z1 Z3 माइनस Z1 स्क्वायर माइनस Z2 Z3 प्लस Z1 Z2 प्लस Z1 Z2, दिख रहा है, माइनस Z1 Z3
माइनस Z2 स्क्वायर प्लस Z2Z3 प्लस Z2Z3 माइनस Z3 स्क्वायर माइनस Z1Z2 और प्लस Z1Z3 और बराबर में 0। तो आप देखेंगे तो बहुत सारे टर्म तो आपके कैंसिल, जैसे ये Z1Z3 दिखा, ये माइनस Z1Z3 दिखा, ये Z2Z3 दिखा माइनस में, तो ये प्लस वाला कैंसिल, ये Z1Z2 दिखा तो ये माइनस में Z1Z2 दिखा। अब देखो माइनस Z1 स्क्वायर माइनस Z2 स्क्वायर माइनस Z3 स्क्वायर, इसको उठाकर मैंने उधर फेंक दिया तो Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर प्लस Z3 स्क्वायर बराबर इधर जो बचा वो है Z1 Z2 प्लस Z2 Z3 प्लस Z3 Z1। और इसके साथ में हमने ये बात भी इंश्योर कर दी कि ये तीनों पॉइंट्स जो हैं वो डिस्टिंक्ट हैं। तो अब मैं दावा कर सकता हूं कि ये ट्राइंगल जो है वो इक्विलेटरल ट्राइंगल होगा ही होगा। बोलिए क्लियर? चलिए बच्चों, आइए इस पे तमाम ऐसे देखो सवाल जो हैं रोटेशन से मिलते जुलते दे रखे हैं। इसी का एक बड़ा भाई आता है ZR, R is equal to 1, 2, 3 and so on up to 6 are the vertices of a regular hexagon। तो एक रेगुलर हेक्सागन बनाया गया बच्चों। रेगुलर हेक्सागन मान लीजिए कुछ इस प्रकार से बोलो मैंने बनाया, जिसके वर्टिसेस दिए हैं ZR, R बराबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो Z1, Z2, Z3, Z4, Z5, Z6। तो कहता क्या है, प्रूफ कीजिए। अगर मैं खोल के बोलूं तो Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर प्लस Z3 स्क्वायर प्लस Z4 स्क्वायर प्लस Z5 स्क्वायर प्लस Z6 स्क्वायर जो होगा वो 6 Z0 स्क्वायर के बराबर होगा, जहां Z0 उसका सरकमसेंटर है। तो अभी थोड़ी देर पहले जो बोलो बच्चों हम लोगों ने सवाल किया था वो कुछ ऐसा था कि Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर प्लस Z3 स्क्वायर बराबर 3Z0 स्क्वायर। तो वहां पर तो बोलो ट्राइंगल था, तो 3 वर्टेक्स थे, और अगर 3 वर्टेक्स थे तो Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर प्लस Z3 स्क्वायर बराबर 3Z0 स्क्वायर था। बच्चों को लगता है कि यहाँ 6 वर्टेक्स हैं तो हम 6 को जोड़ेंगे तो 6Z0 स्क्वायर। मैंने कहा लेकिन उसी को कन्विंस तो करना पड़ेगा। इसका मतलब अगर मैं कहीं से यहाँ पर 2 ट्राइंगल बना लूं, अगर मैं यहाँ पे कहीं से 2 ट्राइंगल बना लूं और वो जो दोनों ट्राइंगल हों वो इक्विलेटरल हों तो मैं बच सकता हूं। तो एक बात आपको बच्चों ये बात याद भी आ जाएगी कि अगर रेगुलर हेक्सागन है और इसमें अगर मैं ऑल्टरनेट वर्टिसेस को ज्वाइन करता चला जाऊं, अगर मैं ऑल्टरनेट वर्टिसेस को ज्वाइन करता चला जाऊं तो जो ट्राइंगल बनते हैं वो बोलो इक्विलेटरल ट्राइंगल हैं, और जो इस ट्राइंगल का सरकम सेंटर होगा वही इसका भी होगा और वही इसके हेक्सागन का भी होगा। तो मैंने 2 इक्विलेटरल ट्राइंगल ढूंढकर दोनों पे ये रिलेशन लगा दिया। तो एक बार मैंने 1, 3, 5 में लगाया तो मैं लिखूंगा Z1 स्क्वायर प्लस Z3 स्क्वायर प्लस Z5 स्क्वायर, जिसको मैं 3Z0 स्क्वायर के बराबर करूंगा, और एक बार बोलो 2, 4, 6 पर कर दिया उस पे लगा दूंगा, और फिर जब मैं इनको ऐड कर दूंगा तो आएगा सिग्मा ZR स्क्वायर, R बराबर 1 से लेके 6 विच इज इक्वल टू 6Z0 स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो ये भी देखिए ट्राइंगल वाले का ही एक एप्लीकेशन हो गया। ये देखिए वही सवाल इन्होंने बना दिया जो कि मैंने अभी आपको करा दिया। इफ Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर प्लस Z3 स्क्वायर बराबर Z1 Z2 प्लस Z2 Z3 प्लस Z3 Z1,
then Z1, Z2, Z3 need not to be vertices of an equilateral triangle. मैंने अभी आपको बताया था कि इसका उल्टा हर समय सत्य नहीं है, और मैंने बातों बातों में दिखा भी दिया था क्यों नहीं है, क्योंकि ये इस कंडीशन में भी होल्ड कर सकता है, और अगर ऐसा हुआ तो तीनों पॉइंट आपके कोइंसाइड हो जाएंगे, तो ट्राइंगल ही नहीं बनेगा, तो इक्विलेटरल ट्राइंगल का तो प्रश्न ही पैदा नहीं होता। चलिए, यही मैंने थोड़ी देर पहले अभी आपसे कहा था कि मेरे को दो वर्टेक्स दिए गए, 1 + i, 5 + 6i are the extremities of diagonals of square, then find the remaining vertex. तो मैं इसको अब आपको जनरल करा देता हूं बच्चों। जनरल का मतलब मैं ये कह रहा हूं कि मैं डाटा पे कंसंट्रेट नहीं करता कि वो ये है या ये है। मान लो सवाल है मेरे पास कि Z1 and Z2 are two diagonally opposite vertices of a square, then find the remaining vertex. तो मैं ये सवाल जब भी बच्चों को अपनी ऑफलाइन क्लास में देता हूं तो बच्चे तुरंत इसको कर तो देते हैं। कैसे कि सर देखिए, ये जो आपका बना हुआ है ये तो आपका बेसिकली इसका डायगोनल है, जबकि आपको जो निकालना है वो ये निकालना है। अगर मैं इसको Z3 मानूं, इसको Z4 मानूं, तो ये एंगल कितना बच्चों, 45 डिग्री, ये कितना 45 डिग्री। तो बच्चे कहते हैं इस कॉम्प्लेक्स नंबर को आप एक बार 45 इधर घुमाइए, एक बार 45 इधर घुमाइए। क्या मैग्नीट्यूड एडजस्ट करना पड़ेगा? हाँ, क्योंकि ये तो डायगोनल है और ये साइड है, और अगर ये साइड है तो मैग्नीट्यूड अलग अलग है। फिर भी बच्चे कर ले जाते हैं कि सर मैं इस कॉम्प्लेक्स नंबर को घुमाने जा रहा हूं, किसको, Z2 - Z1 को। ठीक है, और यूनिट कॉम्प्लेक्स नंबर बनाना पड़ेगा क्योंकि मैग्नीट्यूड अलग अलग है। तो डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ Z2 - Z1। अब इसको मैं कितना घुमाऊं, एक बार 45 इधर, एक बार इधर। तो घुमाने के लिए मैंने e की पावर i 45 डिग्री और इसी में बोलो प्लस माइनस लगा दिया, तो एक बार इधर घूम गया, एक बार इधर घूम गया। और अब मैग्नीट्यूड एडजस्ट करने के लिए मल्टीप्लाई करूंगा Z3 - Z1 से। तो बोलो इससे, भाई इसकी लंबाई और इसकी लंबाई तो बराबरी है, चाहे इसके मैग्नीट्यूड से गुणा करते, आता तो यही। फिर बनता कौन सा कॉम्प्लेक्स नंबर, जो बनता वो होता Z3 - Z1 या Z4 - Z1। तो मुझे आंसर बच्चे ऐसे देते हैं, सर Z3 और Z4 निकालने के लिए मैं इस Z1 को उठाकर इधर ट्रांसफर कर दूं, ये हो गया बोलो Z1 और प्लस। अब एक बात देखना, ये बच्चों डायगोनल की लेंथ है और ये साइड की लेंथ है, मतलब ये अगर a होगी तो ये a √2 होगा, तो वो कट कर नीचे केवल √2 बचेगा। तो Z1 इधर लाकर लिखा Z2 - Z1 डिवाइडेड बाय √2 इंटू e की पावर i प्लस माइनस 45 डिग्री। ऐसे बोलो कर लिया हम लोगों। 100% मेरी क्लास के बच्चे जो है वो इस सवाल को ऐसे करके दे देते। फिर मैं उनसे कहता हूं देखो इस मेथड में बेटा किसी प्रकार की कोई भी कमी नहीं है, क्या हमें कॉम्प्लेक्स नंबर के रोटेशन में मैग्नीट्यूड एडजस्ट करना आता है? वो कहते हैं हाँ सर आता है। पर मैंने कहा आता तो है, लेकिन अगर मुझे ना करना पड़े तो ये तो ज्यादा अच्छी बात हुई। तो मैं कोशिश करता हूं कि रोटेशन किसी ऐसे पॉइंट के अबाउट लगाऊं जिसके रिस्पेक्ट में मुझे मैग्नीट्यूड एडजस्ट ना करना पड़े, मतलब किसी ऐसे पॉइंट के अबाउट लगाऊं जिसकी इन चारों से ही दूरी बराबर हो, तो उसको हम लोग कहते हैं क्या, सरकम सेंटर। तो मैंने क्या किया, मैंने इसका सरकम सेंटर खोजा, जो बेसिकली तो यही पॉइंट होगा,
जो इनडायरेक्टली इन दोनों का मिड पॉइंट होगा। तो ये पॉइंट होगा Z1 प्लस Z2 डिवाइडेड बाय 2। तो ये एक ऐसा पॉइंट है जिसकी चारों वर्टिसेस से दूरी बराबर है, और अगर चारों वर्टिसेस से दूरी बराबर है तो मैग्नीट्यूड सेम है। तो अब मैं क्या करूंगा, मान लो मैं इस पर बैठकर इसको रोटेट करूं, एक बार इधर 90 डिग्री, एक बार इधर 90 डिग्री, तो भी मेरा काम हो जाएगा। तो रोटेट होने कौन जा रहा है, दिस माइनस दिस, मतलब Z2 माइनस Z1 प्लस Z2 बाई 2, तो वो बनेगा Z1 माइनस Z2 बाई 2। अब इस कॉम्प्लेक्स नंबर को कितना घुमाऊं, 90 डिग्री। तो ये बात मैं शॉर्टकट में बोल देता हूं बच्चों, अगर मुझे किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को अल्फा डिग्री एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाना होता है तो मैं उसमें e की पावर i अल्फा से गुणा करता हूं। अगर मुझे किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाना हो तो बच्चे कहते हैं हम e की पावर i 90 से गुणा करेंगे। मैंने कहा ये e की पावर i 90 क्या है, ये है cos 90 प्लस i sin 90, और cos 90 होता है 0, तो ये बेसिकली i लिखा है। तो इस बात को आप कंठस्थ कर लें कि अगर मुझे किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाना हो तो हम उसको i से मल्टीप्लाई कर देते हैं, और अगर क्लॉकवाइज 90 घुमाना हो तो माइनस i से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये हमारे लिए एक ट्रिक हो गई। तो मैंने यहां लिख दिया प्लस माइनस i, 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज में घुमाने के लिए i और क्लॉकवाइज में घुमाने के लिए माइनस i। तो ये घूमकर बना कौन, वो बनेगा Z4 माइनस दिस। तो इस माइनस वाले को अगर आप यहां ले आएंगे तो बोलिए आपको Z3 और Z4 दोनों ही कॉम्प्लेक्स नंबर आराम से प्राप्त हो जाएंगे। धन्य बच्चों। तो ये क्वेश्चन देखिए मैंने करा दिया। ये क्वेश्चन जो दिया हुआ है वैसे तो बहुत आसानी से हो जाएगा, इसी का एक भाई भी आता है, मैं आपको जल्दी से करा देता हूं। एक कॉम्प्लेक्स नंबर कहता है इफ एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय Z, यहां पर इस चित्र को बनाने की इनको कोई भी जरूरत थी नहीं, ये चित्र तो हम लोग अपने आप ही बोलो बनाकर करेंगे। तो क्या है प्लान, देखो कहता है एक पॉइंट है Z, एक है IZ और अगला है Z प्लस IZ। इनके द्वारा बनने वाले ट्राइंगल का एरिया 8 है। तो अभी देखिए बातों बातों में जो मैंने बात बताई, अगर मान लीजिए ये मेरा एक कॉम्प्लेक्स नंबर है Z, तो जो IZ होगा, देखो Z में मैंने किससे गुणा किया, I से, तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट हो गई, मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हुआ है। 90 डिग्री दिख नहीं रहा है, मैं कोशिश करता हूं ऐसे बना, ये बोलो बन गया, अब लग रहा होगा 90, और ये हो गया I। तो एक पॉइंट तो बच्चों हो गया ये, एक पॉइंट हो गया ये, और तीसरा पॉइंट कौन है, Z प्लस IZ। Z प्लस IZ ध्यान से देखो इन्हीं का समेशन है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर जोड़ते किसकी तरह हैं, बिल्कुल वेक्टर की तरह। तो मैंने यहां पर ट्राइंगल लॉ बोलो लगाया, जोड़ दिया, और ये पॉइंट हमारा आ गया Z प्लस IZ। अब ये जिस ट्राइंगल की बात कर रहा है वो ये पॉइंट और इस पॉइंट के द्वारा मिलाने पे बन रहा है। तो ये बना, तो ट्राइंगल जो बना वो हुआ ये, जो ट्राइंगल बना वो हुआ ये और ये। तो मैं इस ट्राइंगल की अगर बात करूं
तो बच्चों इसकी लेंथ थी मॉड, इसकी जो लेंथ थी वो थी मॉड z, तो इसकी भी लेंथ मॉड z, इसकी भी लेंथ मॉड z ही होगी और ये भी मॉड z। तो जो ट्राइंगल बन रहा है वो एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक। तो इसका एरिया होगा हाफ ऑफ बेस इनटू हाइट, जो दिया है 8 के बराबर, तो मॉड z की वैल्यू 4 हो जाएगी। मैं एक जानकारी आपको यहीं पे और दे देता हूं, ऐसे तो नेक्स्ट टर्न पे मैं आपको nth रूट ऑफ यूनिटी पढ़ाऊंगा, पर मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ओमेगा की जानकारी तो है ही। ओमेगा, जैसे मैंने यहां पर अभी आपको एक बात बताई कि किसी कॉम्प्लेक्स नंबर में अगर मैं i से मल्टीप्लाई करता हूं तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम जाता है। अगर मैं किसी कॉम्प्लेक्स नंबर में ओमेगा से मल्टीप्लाई करता हूं, ओमेगा कौन, -1 प्लस i√3/2, तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर 120 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम जाता है, ठीक। ये भी आगे आपके काम में आएगा। सीधा उल्टा दोनों, अगर मुझे किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को 120 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाना हो तो हम उसमें डायरेक्टली ओमेगा से मल्टीप्लाई कर देते हैं, राइट बच्चों। चलिए देखिए यहां पर कुछ और बढ़िया बढ़िया भारी भरकम से प्रश्न दिए गए हैं और ये मोस्टली प्रश्न जो हैं वो प्रॉपर्टी ऑफ रोटेशन पर आधारित हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन, एक बार देखें। ऑन द आर्गन्ड प्लेन z1 z2 z3 are respectively the vertices of an isosceles triangle with AC बराबर BC। मान लीजिए मैंने आपके सामने एक ट्राइंगल बनाया, क्या हो रहा है भाई, ट्राइंगल बनो, एक ट्राइंगल बनाया जो कि कुछ ऐसा है, जिसमें उसने कह रखा है कि ये A, ये B और ये C, तो उसने कह रखा है AC बराबर BC। तो मैं नाम चेंज करता हूं क्योंकि ये दोनों बराबर अच्छे लग रहे हैं। तो ये C, ये A और ये B, तो AC और BC आपस में बराबर हैं एंड इक्वल एंगल्स आर थीटा। जो इक्वल एंगल है वो थीटा है। इफ Z4 इज इन सेंटर ऑफ द ट्राइंगल, Z4 जो है वो उसका इन सेंटर है। अब इन सेंटर क्या होता है, इंटरसेक्शन ऑफ एंगल बाइसेक्टर। अच्छा, अगर ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है तो यहां पर तो इसका जो आपका एंगल बाइसेक्टर होगा वो बेसिकली इसका एल्टीट्यूड ही होगा। अब यहां से मान लो मैंने एंगल बाइसेक्टर खींचा ऐसे करके, और यहां से भी बोलो ऐसे एंगल बाइसेक्टर खींचा होगा, तो ये एंगल जो होगा वो होगा θ/2। तो ये बोलो जो हमारे पास डाटा उपलब्ध था उसके आधार पर मैंने डायग्राम ड्रॉ कर लिया बच्चों। अब इस डायग्राम को ड्रॉ करने के बाद ये जो पॉइंट हमें दिया है वो है Z4, और फिर एक रिलेशन लाना है जो कुछ ऐसा लिखा है, बोलो क्या, Z2 माइनस Z1 इंटू Z3 माइनस Z1 बराबर 1 प्लस सेक थीटा Z4 माइनस Z1। अब मैं इसको थोड़ा सा अपनी कन्वीनियंसी के लिए काम करता हूं। ये जो Z4 माइनस Z1 का होल स्क्वायर है, अगर मान लो मैं उसको नीचे उतार कर लाकर ऐसे लिख दूं Z4 माइनस Z1 और ये हटा दूं, तो ध्यान से देखो ये कुछ कुछ रोटेशन जैसा बोलो दिखना शुरू हो गया बच्चों, ठीक है। किस पर बैठे होंगे, देखो Z1 पे बैठे होंगे, और एक बार Z2 और Z4, अच्छा Z1 Z2 लिख लेता हूं मैं, ये पॉइंट है मेरा Z1, ये पॉइंट है Z2 और ये पॉइंट है Z3, ये है Z4।
तो ये जो पार्ट तुमको दिख रहा है बच्चों, ये जो पार्ट दिख रहा हो, ये कहेगा अप्लाई प्रॉपर्टी ऑफ रोटेशन। किस पॉइंट पे? Z1 पर बैठना और ऐसे बैठना कि एक Z2 आए एक Z4 आए, तो कुछ ऐसे करना पड़ेगा। और ये क्या कह रहा है? अभी भी कह रहा है कहां बैठना? Z1 पे, और ये लिखा है Z3 माइनस Z4। सहमत हैं बच्चों? तो ये तो मैंने क्लियर कर लिया। मैं Z1 पे बैठा, मैं किस पर बैठा? Z1 पर बैठा, और इसको लाने के लिए 2 और 4 के लिए ये रहा 2 वाला और ये रहा 4 वाला, तो इसमें लगा दिया रोटेशन। अब इसमें मैंने जब रोटेशन लगाया तो मैंने कहा इसकी लंबाई और इसकी लंबाई तो बच्चों अलग अलग है, इसका मतलब मैग्नीट्यूड एडजस्ट करना होगा। तो चलो शुरू किया। कौन रोटेट होने जा रहा है? Z2 माइनस Z1, और मैग्नीट्यूड करना है एडजस्ट, तो डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ Z2 माइनस Z1। कितना रोटेट करूं? बोलो ये एंगल कितना है? थीटा बाई 2। तो e की पावर i थीटा बाई 2 बना कौन? Z4 माइनस Z1 अपॉन मॉड ऑफ Z4 माइनस Z1। ये तैयारी बोलो मैंने कर ली। ठीक है, अब दूसरे की अगर मैं बात करूं, अब अगर मैं यहां काम करना शुरू करूं, क्योंकि एक बात और देख रहा हूं कि मुझे लाना है कहीं से 1 प्लस सेक थीटा। ठीक है, इसका मतलब मुझे थीटा को बचाना है, क्योंकि अगर मैं यहां पर सीधे सीधे, या वो सेट हो जाएगा। चलो अब मैं क्या करने जा रहा हूं बच्चों, अब मैं यहां पर बैठकर ये और ये पे लगाने जा रहा हूं रोटेशन, और ये एंगल अभी भी कितना? थीटा बाई 2। तो अगर आप यहां से लगाओगे तो क्या लिखोगे बोलो? आप लिखोगे Z4 माइनस Z1 होल डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ Z4 माइनस Z1 इंटू कितने डिग्री? इंटू e की पावर i थीटा बाई 2। तो घूम कर आ गए बोलो यहां, और बोलो बना कौन? बना है Z3 माइनस Z1 अपॉन मॉड ऑफ Z3 माइनस Z1। यहां तक बच्चों सहमत? बोलो ठीक है भाई। अब मेरे को जो लाना है उसको देखते हैं। मुझे लाना है Z2 माइनस Z1 मल्टीप्लाई करना है Z3 माइनस Z1 से। तो देखो अगर मैं इन्हीं को मल्टीप्लाई कर दूं तो यहां देखो Z4 माइनस Z1 का होल स्क्वायर भी तैयार हो जाएगा। तो अब ध्यान से देखना, जब मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो क्या आ रहा है? Z2 माइनस Z1 इंटू Z3 माइनस Z1 होल डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ Z2 माइनस Z1 Z3 माइनस Z1। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया। अच्छा, इधर आएगा e की पावर i थीटा बाई 2, इधर भी आएगा e की पावर i थीटा बाई 2, जो कटा इज इक्वल टू क्या आएगा? Z4 माइनस Z1 का बोलो होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ Z4 माइनस Z1 का होल स्क्वायर। तो जो मुझे चाहिए क्या वो आने लगा? देखो Z2 माइनस Z1 Z3 माइनस Z1, ये देखो पूरा आ गया। इधर जो बैठा हुआ था तुम्हारा कौन, अगर मैं इसको यहां से हटा के फिर यहां लिख दूं तो ये देखो Z4 माइनस Z1 का होल स्क्वायर भी आ गया। इसका मतलब अब जो एक्स्ट्रा दिख रहा है ये और ये, उसी को बोलो मुझे ये लेके आना है 1 प्लस सेक थीटा। तो ये मेरे लिए अब क्या काम हुआ? फिर से देखो, जब मैं इसको इधर फेंकूंगा तो मेरा यहां पर क्या इकट्ठा होगा वो देखो, मेरा हो रहा है Z2 माइनस Z1 Z3 माइनस Z1, दिख रहा है? ये इधर ऊपर आया और नीचे क्या बैठा है? मॉड ऑफ Z4 माइनस Z1 का होल स्क्वायर। इसका मतलब मेरे लिए क्वेश्चन अब ये बचा कि मुझे इसे किसी तरीके से 1 प्लस सेक थीटा लाना है। तो अब कॉम्प्लेक्स का काम खत्म हो गया। अब ध्यान से देखोगे तो ये सवाल जो है वो अब आ चुका है तुम्हारा किसका?
एसओटी का सवाल आ चुका है, सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल का सवाल आ गया। कैसे? ये मॉड Z2 माइनस Z1 बोलो ये लंबाई है, दिख रहा है, डिवाइडेड बाय Z4 माइनस Z1 बोलो ये लंबाई है। सहमत है? तो ये साइन रूल का सवाल बना। मेरी बात ध्यान से देखना, इस पॉइंट को मैं लिखता हूं डी। आपने साइन रूल क्या पढ़ रखा है कि A अपॉन साइन A बराबर B अपॉन साइन B बराबर C अपॉन साइन C। तो अगर कोई A बाई B पूछे तो जो A बाई B होगा वो साइन A अपॉन साइन B ही तो होगा। तो मैं यहां पे क्या पूछ रहा हूं, Z2 माइनस Z1 के सामने का एंगल ये है, जो होगा बेसिकली क्या, ये एंगल थीटा बाई 2, ये भी थीटा बाई 2, तो ये मिल के थीटा, तो ये बनेगा तुम्हारा पाई माइनस थीटा। इसका मतलब ये वाला हिस्सा किसी एक के साथ लगने के बाद जो मेरा आएगा वो होगा साइन ऑफ थीटा, ठीक है ना। और इसके सामने का एंगल कौन है, थीटा बाई 2, तो ये आ गया साइन थीटा बाई 2 इंटू, अब यहां पे आ जाओ, Z3 माइनस Z1 ये रहा, Z3 माइनस Z1 बोलो ये रहा, और नीचे है Z4 माइनस Z1 ये रहा। इसका मतलब मैं इस ट्राइंगल की बात करूंगा तो इसके सामने का एंगल अब कौन होगा, जरा ध्यान से देख लेना, क्योंकि बच्चों ये पूरा एंगल कितना है, थीटा, ये एंगल 90, तो ये जो बचेगा वो होगा 90 माइनस थीटा। कंफर्टेबल? अब सुनिए बच्चों, तो अब मैं जब मॉड Z3 माइनस Z1 लिख रहा हूं तो उसके सामने का एंगल तो थीटा ही है, तो उसको तो मैं लिख दूंगा, बोलो क्या, नहीं थीटा नहीं, सॉरी, ये है 90 माइनस थीटा और ये कितना है, थीटा बाई 2, तो ये जो एंगल बचेगा वो होगा 90 प्लस थीटा बाई 2। आप चेक कर लें, ये एंगल थीटा बाई 2, ये 90 माइनस थीटा है तो ये अपने आप देखोगे तो बोलो आ जाएगा 90 प्लस थीटा बाई 2। तो Z3 माइनस Z1 के सामने का एंगल अगर है ये, तो साइन लगाओगे तो वो बन जाएगा कॉस ऑफ थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाय, नीचे कौन आया बच्चों, Z4 माइनस Z1 के सामने का एंगल ये है, तो वो बनेगा आपका साइन 90 माइनस, तो ये हो गया कॉस थीटा। अब इसका सिंप्लीफिकेशन करके मेरे को 1 प्लस सेक थीटा ले आना है, तो चलो 1 प्लस सेक थीटा लाने की कोशिश करते हैं। अगर मैं इस 2 साइन थीटा को हाफ एंगल में कन्वर्ट करूं तो आएगा 2 साइन थीटा बाई 2 और एक कॉस थीटा बाई 2 ये लग जाएगा, तो ये आएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 अपॉन कॉस थीटा। और बोलो स्क्वायर पसंद या डबल एंगल, तो डबल एंगल, तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा को मैं लिख दूंगा 1 प्लस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा, तो ये हो गया 1 प्लस सेक थीटा। तो इस तरह के सवाल बच्चों आजकल बहुत रोटेशन पे आधारित पूछे जा रहे हैं। क्लियर? तो इस सवाल को एक बार आप स्वयं से जरूर कीजिएगा, काफी अच्छा सवाल जो रोटेशन पर आधारित है। ये सवाल भी देखिए बच्चों आपका रोटेशन पर ही आधारित बहुत बढ़िया सवाल है, आप इसको स्वयं से एक बार एज अ HW जरूर ट्राई कीजिएगा। मैं अब कुछ वो वैसे क्वेश्चंस कराता हूं जो थोड़े से और यूनिक हैं, ये क्वेश्चन भी आपका एग्जैक्टली उसी टाइप का है, ये आप खुद कर लेंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन। अच्छा देखिए, वो जो हम लोगों ने लास्ट टर्न पे लाइन पढ़ी थी उसके भी कुछ सवाल यहां पर हैं, तो क्या ये कर लेते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन ऑन कॉम्प्लेक्स प्लेन विच पासेस थ्रू अ पॉइंट ए। कोई एक पॉइंट बोलो मुझे दे दिया गया ए, जो कि ए से पास हो, डिनोटेड बाय कॉम्प्लेक्स नंबर बोलो अल्फा, एंड इज परपेंडिकुलर टू द वेक्टर ओ ए। जो मैंने वेक्टर बनाया है ओ ए, उसके क्या हो, परपेंडिकुलर हो। तो मुझे इस लाइन की इक्वेशन निकालनी है। तो दो बातें उसने कही, पासिंग थ्रू अल्फा एंड परपेंडिकुलर टू ओ ए।
तो मैंने उस दिन भी आपसे कहा था कि कहीं पर भी अगर आपको एंगल 90 डिग्री दिख जाए तो उसका हम लोग एक ही यूज करते हैं कि कॉम्प्लेक्स स्लोप्स का सम 0 होगा। तो इस लाइन की इक्वेशन निकालनी है, मैंने इसको मान लिया बोलो z और ये तो बोलो o है ही, और ये लाइन परपेंडिकुलर है, तो कॉम्प्लेक्स स्लोप का सम 0। इसका कॉम्प्लेक्स स्लोप क्या होगा? फिर से कह रहा हूं, जो बच्चे यहां पे कॉम्प्लेक्स स्लोप पहली बार सुन रहे हो, तुरंत बेटा जो कॉम्प्लेक्स नंबर का सेकंड लेक्चर है जाके उसको देखिए, वो बहुत ही रिच कंटेंट है, उसको पढ़िए। तो ये आएगा आपका अल्फा माइनस 0 अपॉन अल्फा बार माइनस 0, और इसका अगर मैं लिखूं तो आएगा z माइनस अल्फा अपॉन z बार माइनस अल्फा बार बराबर 0। एलसीएम ले लिया, अल्फा z बार माइनस अल्फा अल्फा बार प्लस z अल्फा बार माइनस अल्फा अल्फा बार बराबर 0। तो ये देखो एग्जैक्टली उसी फॉर्म में आ गया, अल्फा z बार प्लस z अल्फा बार, और ये उधर जाके मैं लिख सकता हूं 2 मॉड अल्फा का होल स्क्वायर। बोलिए क्लियर है? तो इस प्रकार से बोलिए ये क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट जो एक क्वेश्चन दिया है, क्या कह रहा है? प्रूफ दैट 2 पॉइंट्स z1 एंड z2 विल बी रिफ्लेक्शन पॉइंट ऑफ ईच अदर in the straight line this if this is equal to 0 where r is real। ओके, ये अच्छा, ये बच्चों बहुत पुराना आईआईटी एडवांस में आया हुआ क्वेश्चन है। उस समय जब आईआईटी सब्जेक्टिव हुआ करता था, मतलब हम लोग कहते हैं ये उस दौर की बात है जब आईआईटी हुआ करता था। अब तो आईआईटी अपने आप में काफी ऑब्जेक्टिव होने के बाद डाइल्यूट सा हो गया है। ये उस दौर की बात है जब ये सवाल, जब पेपर सब्जेक्टिव आते थे। क्या कह रहा है? प्रूफ दैट z1 एंड z2 विल बी रिफ्लेक्शन पॉइंट ऑफ ईच अदर। तो जो पॉइंट z1 है और जो पॉइंट z2 है, अगर ये दोनों एक दूसरे के रिफ्लेक्शन है विद रिस्पेक्ट टू लाइन, एक लाइन यहां पर दे दी गई है अल्फा z बार प्लस अल्फा बार z प्लस r इक्वल टू 0। अगर ऐसा है कि z1 z2 इस लाइन के रिस्पेक्ट में एक दूसरे की इमेज हैं, तो मुझसे कहता है कि आप ये प्रूफ कीजिए। इनफैक्ट बोले तो यहां दो सवाल हैं, क्योंकि क्या लिखा है? आई डबल एफ लिखा होने का मतलब क्या है कि अगर ऐसा है तो ये प्रूफ करो, ऐसा है तो वो प्रूफ करो। तो दो सवाल हैं, मैं एक आपको कराने जा रहा हूं, सेकंड आप अपने आप करेंगे। मैं ये कराने जा रहा हूं कि अगर z1 z2 एक दूसरे की मिरर इमेज है, रिफ्लेक्शन है विद रिस्पेक्ट टू दिस लाइन, तो ऐसा होगा। ठीक है, तो मैं ये कह रहा हूं कि अगर ये दोनों पॉइंट इस लाइन के रिस्पेक्ट में एक दूसरे की मिरर इमेज हैं, तो इनडायरेक्टली अगर मैं बोलूं तो ये जो लाइन है वो इस लाइन सेगमेंट की परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। क्योंकि एक बात तय है कि ये दोनों अगर एक दूसरे की मिरर इमेज हैं, तो ये बोलो इसका मिड पॉइंट ही होगा, सही बात है, और ये एंगल बोलो 90 डिग्री होगा। इसका मतलब ये लाइन जो है वो इसकी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का क्या मतलब होता है? एक ऐसे पॉइंट का लोकस जिसकी z1 से दूरी और z2 से दूरी आपस में बराबर हो। इसका मतलब हुआ मॉड ऑफ z माइनस z1 मस्ट बी इक्वल टू मॉड ऑफ z माइनस z। तो ये जो मैंने लाइन की इक्वेशन लिखी, इनडायरेक्टली बोलूं तो ये लाइन की इक्वेशन इस यही लाइन तो है, मतलब ये दोनों लाइनें सेम होंगी। पर अगर ये दोनों लाइनें सेम है तो बोलो हम लोग कोफिशिएंट का रेशियो इक्वेट कर सकते हैं, लेकिन कोफिशिएंट का रेशियो इक्वेट करने के लिए पहले ये इक्वेशन इस टाइप की तो बने। तो इस टाइप की बनाने के लिए मैं यहां पर क्या करता हूं, मॉड से बचने के लिए
स्क्वायर कर दिया तो ये बनेगा z माइनस z1 इंटू जेड बार माइनस z1 बार बराबर z माइनस z2 इंटू जेड बार माइनस z2 बार। और अगर मैं ओपन करूं तो ये है z बार माइनस z1 बार माइनस z1 बार प्लस z1 बार बराबर z बार माइनस z2 बार माइनस z2 बार प्लस z2 बार। तो दोनों तरफ से ये z बार का टर्म कैंसिल हो गया। अब अगर मैं z को यहां पर इकट्ठा करूं तो z का कोफिशिएंट यहां कौन है, माइनस z1 बार, यहां है, उधर माइनस है तो इधर आकर बन गया z2 बार माइनस z1 बार। तो ये काउंट हो गया, ये काउंट हो गया। अब अगर मैं z बार को ढूंढूं तो यहां से z बार का टर्म आ रहा है माइनस z1, यहां से आ रहा है माइनस z2, इधर लाए तो z2 माइनस z1 और फिर कांस्टेंट बचेगा मॉड z1 स्क्वायर माइनस मॉड z2 स्क्वायर बराबर 0। और ये लाइन जो है वो किसके बराबर है, अल्फा z बार प्लस अल्फा बार z प्लस r इक्वल टू 0। तो ये दोनों इक्वेशन जो हैं वो सेम है। और अगर ये दोनों इक्वेशन सेम हैं तो मैं कोफिशिएंट का रेशियो इक्वेट करता हूं z2 बार माइनस z1 बार अपॉन अल्फा बार, ठीक है ना बच्चों, इज इक्वल टू z2 माइनस z1 अपॉन अल्फा विच इज इक्वल टू मॉड z1 स्क्वायर माइनस मॉड z2 स्क्वायर अपॉन r। तो मॉड z1 स्क्वायर मॉड z2 स्क्वायर अपॉन बोलो r, और ये सब आपस में बराबर हैं तो मैं इसको मान लो लिख देता हूं इक्वल टू लैम्डा। तो अगर मैं लैम्डा, अगर लैम्डा क्यों, मुझे अब जो प्रूफ करना है बोलो वो ये प्रूफ करना है जिसमें कौन है, अल्फा बार अल्फा और r। तो मैं ये अल्फा बार अल्फा और r निकाल लूं। तो यहां से अगर मैं अल्फा बार निकालूं तो वो आया z2 बार माइनस z1 बार अपॉन लैम्डा। फिर यहां से अगर अल्फा निकालूं तो z2 माइनस z1 अपॉन लैम्डा, और अगर r निकालूं तो वो आ गया मॉड ऑफ z1 स्क्वायर माइनस मॉड ऑफ z2 स्क्वायर अपॉन लैम्डा। और मुझे प्रूफ क्या करना है, अल्फा बार के साथ z1 और अल्फा के साथ z2 बार। तो इसका मतलब मैं इस अल्फा बार में गुणा कर देता हूं किससे, z1 से, अल्फा में गुणा कर देता हूं किससे, z2 बार से। तो यहां मैंने गुणा कर दिया z1 से, यहां गुणा कर दिया z2 बार से, और r तो बोलो सीधे सीधे अकेले ही बैठा है और इनको मैंने ऐड कर दिया। तो खास बात, हर एक के नीचे तो लैम्डा बैठा ही है तो वो लैम्डा बैठा रहा। अब अगर मैं इसको खोल दूं तो ये आएगा z1 z2 बार माइनस z1 z1 बार प्लस z2 z2 बार माइनस z1 z2 बार, और लास्ट में लिखा है मॉड z1 स्क्वायर माइनस मॉड z2 स्क्वायर। और अगर मैं इनको ऐड करता हूं तो ध्यान से देखो, z1 z2 बार और z1 z2 बार कैंसिल, ये लिखा है मॉड z1 स्क्वायर निगेटिव में, ये पॉजिटिव में, मॉड z2 स्क्वायर निगेटिव में, पॉजिटिव में, हेंस आंसर इज 0। क्लियर है बच्चों? तो मैं फिर कह दूं, अभी इसमें 2 सवाल हैं, मैंने आपको एक सवाल करा दिया। मैंने ये मानते हुए कि z1 z2 अगर एक दूसरे की मिरर इमेज हैं तो बोलो ये होगा। अब दूसरा पार्ट आप खुद ट्राई करेंगे कि अगर ऐसा है कि अल्फा बार z1 प्लस अल्फा z2 बार प्लस r बराबर 0 है तो z1 z2 जो होंगे वो इस लाइन के रिस्पेक्ट में
इसकी मिरर इमेज होंगे। ये आप स्वयं से बोलिए करेंगे। चलिए बच्चों, इसके बाद ये देखिए, इस तरह के सवाल आजकल बहुत आ रहे हैं, ट्रेंड में भी हैं। आइए देखें क्या कह रहा है। कंसीडर द कर्व दिस। अगर आप इसको पहचानने की कोशिश करें, 1 + iz + 1 - iz बार -8। तो खास बात देखो, z और z बार के कोफिशिएंट एक दूसरे के कॉन्जुगेट हैं और ये नंबर प्योरली रियल है। इसी तरह से इसमें भी देखो कि ये दोनों एक दूसरे के कॉन्जुगेट हैं और ये प्योरली रियल है। तो मैं खट से पहचान गया कि ये दोनों ही स्ट्रेट लाइन की इक्वेशंस हैं। और एक पॉइंट मुझे और दिया है, वो पॉइंट है 1 - i। तो कहता है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ C1 C2 बताइए। मेरे ख्याल से बोलो, मैं बता चुका हूं बच्चों इंटरसेक्शन। अगर आपको यहां नहीं याद आ रहा, इसका मतलब आपने पिछली वाली क्लास अटेंड नहीं करी है, क्योंकि ये सेकंड पार्ट है फर्स्ट का। तो फर्स्ट में जो कॉन्सेप्ट बताए थे उसके सवाल भी यहीं आ रहे हैं। तब अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप उस क्लास को जाके देखें, उसमें मैंने इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ 2 स्ट्रेट लाइन का सवाल कराया था। तो ये देखो वही सवाल हो गया। फिर है मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन कर्व C1, जो कि एक लाइन है और एक पॉइंट है P। तो मिनिमम का मतलब उस पॉइंट से मुझे इस लाइन पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालनी है। आज हमने पैराबोला के अंदर भी उस कॉन्सेप्ट को बोलो यूज किया है, वरना आप लास्ट लेक्चर पे जाके उसको देखिए। और फिर रिफ्लेक्शन ऑफ द कर्व C1 इन C2। ये एक कर्व है C1, ये कर्व है C2। तो कहता है C1 का C2 के रिस्पेक्ट में रिफ्लेक्शन बताओ। मतलब अगर मैं इसको मिरर मान लेता हूं तो इसका रिफ्लेक्शन कैसे बनेगा? बोलो, ऐसे ही तो बनेगा। तो इसका मतलब जो रिफ्लेक्शन होगी वो भी एक लाइन ही होगी, और वो लाइन तुमने पहले में इनका इंटरसेक्शन पॉइंट तो बोलो निकाल ही रखा है, तो ये लाइन भी यहीं से पास होगी। अब अगर इस लाइन की इक्वेशन चाहिए तो एक पॉइंट और चाहिए। अगर आप कंफर्टेबल नहीं होंगे तो इस सवाल को आप खट से किसमें कन्वर्ट कर दें? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। मैंने आपको ये भी बात उस दिन सिखाई थी कि अगर कोई भी लाइन होती है az बार प्लस a बार z प्लस b इक्वल टू 0, जहां पर a तुम्हारा कॉम्प्लेक्स नंबर है a1 प्लस ia2, तो इसको जब आप कोऑर्डिनेट में कन्वर्ट करते हो तो वो बनती है 2a1x प्लस 2a2y प्लस b इक्वल टू 0। तो अगर मैं इस वाली लाइन को कन्वर्ट करूं तो a1 का काम कर रहा है 1, तो आएगा 2x, a2 का काम कर रहा है 1, तो आएगा प्लस में 2y माइनस 8 इक्वल टू 0। मतलब पहली लाइन की इक्वेशन x प्लस वाई माइनस 4 इक्वल टू 0, और दूसरी की इक्वेशन मैं सीधे लिखूं, ये C2 है ना, C1, अच्छा ये C1 है बच्चों। तो ये जो होगी लाइन, ये C1 यहां आ गई, x प्लस वाई माइनस 4 इक्वल टू 0। इसकी क्या आएगी? 14x, इसका y है -1, तो -2y, और प्लस 40, तो मैं 2 बाहर निकाल कर इसको हटा दूं और इसको 7 कर दूं, तो 7x माइनस वाई। इंटरसेक्शन पॉइंट आ ही चुका। अब इसको निकालने का बेस्ट तरीका क्या है? इस पर कोई भी एक बढ़िया सा पॉइंट उठाओ, जैसे क्या 2,2। ठीक, अब 2,2 की कोऑर्डिनेट में बना दिया मैंने। 2,2 की इस लाइन के रिस्पेक्ट में मिरर इमेज निकाली। तो 2,2 की इस लाइन के रिस्पेक्ट में मिरर इमेज, याद है कोऑर्डिनेट कुछ? तो मिरर इमेज कैसे निकालते हैं, देखो दिखा दूं। x माइनस 2/7, फिर आएगा y माइनस 2/-1 बराबर -2। 2 को यहां रख दिया, 7 दूनी 14, 20 और 14 हो गया 34, माइनस 2 हो गया 32, होल डिवाइडेड बाय नीचे आएगा 50। इसको सॉल्व करके जो पॉइंट आएगा वो ये पता लग जाएगा, ये भी पॉइंट पता, ये भी पॉइंट पता। इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करते ही
लाइन की इक्वेशन आप निकाल लें। तो बच्चों यहां पर देखिए, सवाल तो मैं बहुत सारे लाया था, लेकिन अब धीरे धीरे समय जो है वो कम हो रहा है। तो अब मैं चाहूंगा कि इसमें जो भी आपको होमवर्क दिया जाए वो आप करें, और मन लगाकर बेटा ये जो कोऑर्डिनेट वाला सेक्शन है, जो हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ा, जो कॉम्प्लेक्स नंबर में 1 to 1 में रिफ्लेक्ट हुआ, वो बोलो करें। होमवर्क में क्या करना है, TW ऐप पर आपको एक DPP मिलेगी जिसमें 15 से लेके 20 क्वेश्चन होंगे। उन क्वेश्चन को पूरी ईमानदारी से करिएगा। हम लोगों ने इसलिए उसके सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करे हुए हैं कि इन केस अगर आप मान लीजिए किसी सवाल में फंस जाएं तो आपको इधर उधर भटकना ना पड़े। उसके प्रॉपर डिटेल्ड टेक्स्ट सॉल्यूशन आपको मिले हुए हैं, वहां से आप रिफर कर सकते हैं। क्लियर? तो आज के समरी क्या रही, हम लोगों ने पैराबोला की इक्वेशन कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़ी, एलिप्स की इक्वेशन कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़ी, हाइपरबोला की इक्वेशन कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़ी। उसके बाद बहुत प्रॉपर्टी ऑफ रोटेशन भी बोलो हम लोगों ने आज कवर की, और तमाम प्रैक्टिस प्रॉब्लम बोलो उस पर करे हैं। इस पर आपको जो होमवर्क मिला है वो जरूर कीजिएगा। ये आज हम लोगों का कॉम्प्लेक्स नंबर का लेक्चर नंबर 3 कवर हुआ है। अभी कॉम्प्लेक्स नंबर पे एक लेक्चर और आएगा जिसपे हम लोग पूरी तरह से nth रूट ऑफ यूनिटी कवर करेंगे, और उस पर जो भी सवाल होंगे वो करेंगे। मैं कई दिनों से कह रहा हूं कि कॉम्प्लेक्स नंबर आज की डेट में सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, जितना ज्यादा कॉम्प्लेक्स नंबर को आप ग्राफिकली अडॉप्ट करेंगे, उतना कंफर्टेबल होंगे। तो बच्चों जुट जाइए, क्योंकि आज से पूरे 2 महीने का समय है। एक एक दिन में आपको कम से कम 12-12, 14-14 घंटे निकालने हैं, बेस्ट यूटिलाइजेशन करना है और अपने ड्रीम्ड IIT में पहुंचना है। बेस्ट ऑफ लक।